Okay, then actually we are just providing this training from smartcoding.com. That is online training institute. We are just we have just thought to provide all provide all kind of programming language through online थ्रू यूट्यूब प्लेटफॉर्म. ओके, यहाँ पे हम लोग हर तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने वाले हैं. ये एज ए वेबिनार हम लोग कंसीडर करने वाले हैं. अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए रहेगा, ठीक है, अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए रहेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सर्टिफिकेट भी देंगे और स्मार्ट कोडिंग का सर्टिफिकेट रहेगा, तो आप लोग वो कभी भी कहीं पे भी यूज़ भी कर सकते हो. ठीक है, और उसके बाद आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा. एग्ज़ाम में आप 60% स्कोर करते हो तो हम लोग सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे. ओके, और हम लोग जैसे हमारा सी प्रोग्रामिंग खत्म होता है तो हम लोग पाइथन के ऊपर जंप करने वाले हैं. और हमारे जो मशीन लर्निंग के सेशन है ऑलरेडी वो 15 जून से चालू होने वाले हैं. तो अगर जिसको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकता है. वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और नॉन फैकल्टी, नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट और फैकल्टी सबके लिए है. वो हमने रखा है. वो हमारा 7 डेज़ का ट्रेनिंग है. ठीक है, वो हम लोग 7 डेज़ की ट्रेनिंग चालू करने वाले हैं. 15 जून टू 21 जून तक हमारी ट्रेनिंग चलेगी. ओके, इस सेशन के अंदर हम लोग देखने वाले एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग क्या होती है. यहाँ पे हम लोग आपको सिखाएंगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सी प्रोग्रामिंग आपको सिखाने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लोग आपको क्या सिखाएंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके अंदर ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है, फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करना है, एरे का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करना है, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है, फॉर लूप कैसे यूज़ करना है. वी आर जस्ट गोइंग टू इन डेप्थ. ओके, हम लोग इन सब की प्रोग्रामिंग मतलब प्रैक्टिकल सेशन भी देखेंगे और थ्योरी भी देखेंगे और हम लोग इन डेप्थ में जाने के लिए कोशिश करेंगे. ठीक है, हम लोगों से जितना बेस्ट ऑफ बेस्ट देने के लिए मतलब कोशिश करेंगे देने के लिए कि आप लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट दे सको. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. ओके, फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी प्रोग्रामिंग क्या होती है. ठीक है, अभी सी प्रोग्रामिंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या होती है सी प्रोग्रामिंग. ठीक है, सी प्रोग्रामिंग क्या होती है. सी प्रोग्रामिंग तो पहले एक मदर लैंग्वेज होता है. ठीक है, अभी मदर लैंग्वेज से मतलब क्या होता है. ठीक है, ओके, सी प्रोग्रामिंग मदर लैंग्वेज होती है, एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. ठीक है, अभी मदर लैंग्वेज मदर लैंग्वेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स मदर लैंग्वेज. ठीक है, देखो हम जितने प्रोग्रामिंग करते हैं लाइक जावा हो गया, सी शार्प हो गया, अदर डॉट नेट प्रोग्राम हो गया. ठीक है, वो सबको कंपाइल करने के लिए या प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपको इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, उसको हम लोग कंपाइलर बोलते हैं और इंटरप्रेटर बोलते हैं. ठीक है, वो सबकी जो डिजाइनिंग की गई है ना विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग का यूज करके डिजाइनिंग किया गया है. ठीक है, तो जितने मॉडर्न लैंग्वेज हमारे पास हैं लाइक जावा हो गया, सी शार्प हो गया, डॉट नेट हो गया और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, उनकी जो कंपाइलेशन होती है, जो कंपाइलर फेज होता है, वो डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग मोस्टली सी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं इसी के लिए. और सी प्रोग्रामिंग हमारा एंशिएंट लैंग्वेज है, बहुत पुराना लैंग्वेज है. ठीक है, सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, बाद में इसका यूज करके अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने डिजाइन किया. ठीक है, तो इसके लिए हमारा मदर लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग मदर लैंग्वेज होती है. अभी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लोग ओएस डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, ओएस और जो लो लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं. लो लेवल लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जो सिर्फ हमारे मशीन्स को समझता है, हमको नहीं समझता है. आपको भी पता रहेगा कि जो बाइनरी लैंग्वेजेस होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज हमारे मशीन को समझता है, ऑपरेटिंग मशीन को समझता है. लाइक 0 और 1 की लैंग्वेज या न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर हम लोग मशीन से बातें कर सकते हैं, बट एज ए ह्यूमन हमको नहीं समझ में आता है कि बाइनरी लैंग्वेज हमको नहीं समझ में आता. ठीक है, तो सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग लो लेवल से रिलेटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं. लाइक कर्नल हो गया, ठीक है, ड्राइवर्स हो गया. अभी आपको कम्युनिकेट करना है पीसी टू हेडफोन को कम्युनिकेट करना है तो एक ड्राइवर चाहिए रहेगा. ठीक है, अभी वीडियो प्लेयर यूज करना है तो एक ड्राइवर चाहिए रहेगा. तो ड्राइवर हो गया, कर्नल हो गया और एम्बेडेड सिस्टम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, वो लो लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग होती है, तो उनको भी हम लोग सी का यूज करके डिजाइन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी प्रोसीजरल मतलब क्या होता है, प्रोसीजरल मतलब फंक्शंस और मेथड्स होते हैं. ठीक है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको एक टास्क दिया, एक बड़ा सा टास्क दे दिया. ठीक है, तो आपको जैसे अभी आपको इंजीनियरिंग करना है या आपको अच्छे जॉब चाहिए, तो अच्छे जॉब पाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है. राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपने 10 तक क्लियर किया, फिर ग्रेजुएट हुए, फिर बाद में उसके बाद आपने ट्रेनिंग लिया, फिर जॉब किया, मतलब एक आपका प्रोसेस हो गया. ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग जो होती है ना स्टेप बाय स्टेप वर्क करती है, एक प्रोसीजरल वे में वर्क करती है. ठीक है, नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड मतलब बड़े बड़े कोड को छोटे छोटे कोड के अंदर ब्रेक करना. मतलब एक मैंने आपको बड़ा सा टास्क दे दिया,
टास्क को आपको क्या काम करना है, उस टास्क को छोटे छोटे टास्क के अंदर ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद उस कोड को एग्जीक्यूट करना है, या वो टास्क को या फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे आपका फंक्शंस एग्जीक्यूट हो जाता है, उनको कंपाइल करके, मतलब हमने एक बड़ा सा जो काम था हमारे पास, उसको मैंने मतलब ईजिली ख़त्म कर दिया, स्ट्रक्चर्ड करके, मतलब छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक करके ईजिली हमने वो टास्क को खत्म कर दिया। तो वो भी जो फैसिलिटीज़ देता है हमारे पास सी प्रोग्रामिंग के लेवल, सी प्रोग्रामिंग के अंदर वो भी फैसिलिटीज़ हमको मिल जाती है, ठीक है। अभी मिड लेवल लैंग्वेज क्या होता है? मिड लेवल लैंग्वेज मतलब 2 टाइप्स की लैंग्वेज होती है, ठीक है। एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। अभी जो हमारे पास लैंग्वेजेस है, लाइक जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है। बट सी है ना, सी प्लस प्लस है, ये टू टाइप्स की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज, दोनों लो लेवल लैंग्वेज की सपोर्ट करता है, ठीक है। अभी हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हम लोग जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट हम लोग लेक्चर्स ऑनलाइन थ्रू रिमोट एक्सेस हम लोग लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, बट हमारे सिस्टम को ये नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी लैंग्वेज हो गई? हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अपने लैंग्वेज के अंदर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। बट हम लोग जो आवाज़ बोल रहे हैं, वो मशीन अपने अंदर कुछ ना कुछ इनकोडिंग और डिकोडिंग करके, या खुद अपना कुछ ऐसे करके ना, वो मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके आप तक मेरी वॉइस को और मेरी स्क्रीन को डिलीवर कर रहा है। तो इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज मतलब एज ए ह्यूमन हम लोगों को समझता है, और लो लेवल लैंग्वेज सिर्फ मशीन को समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे अभी प्रिंटफ हम लोग स्कैनफ यूज़ करते हैं, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ करते हैं, तो हमको ये समझता है, हमने ये लिखा, बट हमारी मशीन्स को या हमारे जो कंपाइलर है तो उनको ये नहीं समझता, ठीक है। तो वो क्या काम करते हैं? प्रिंटफ लिखा, उसको क्या काम करते हैं? उसको बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तब उनको ये समझ जाता है। जैसे भी हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, इंटरप्रेटर करते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत क्यों पड़ती है? सिर्फ कंपाइलर जो होते हैं, कंपाइलर क्या काम करते हैं? प्रोग्राम को सिर्फ ट्रांसलेटर का काम करते हैं, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से टू लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ओके। तो ये सी प्रोग्रामिंग होती है, ओके। अभी लेट्स सी की हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री को सी को कौन डेवलप्ड किया, और सी को कब डेवलप्ड किया गया, और रीजन उसका था, डेवलप्ड क्यों करने का रीजन क्यों पड़ा, ठीक है। 1972 के अंदर सी को डेवलप्ड किया गया, और कहाँ पे डेवलप किया गया? अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राफी के अंदर इसको डेवलप्ड किया गया, ठीक है। और वो कहाँ पे है? यूएसए के अंदर एलोकेट है। और डेनिन रिचाय ने प्रोग्राम को डेवलप्ड किया, इसी प्रोग्रामिंग को डेवलप्ड किया, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर डेवलप्ड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे पहले जो लैंग्वेज थे, बी लैंग्वेज था, BCPL लैंग्वेज था, इनके अंदर बहुत सारी से प्रॉब्लम्स थी। तो ये जो पर्पज़ था सी प्रोग्रामिंग डेवलप्ड करने का सिर्फ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप्ड करने का पर्पज़ था सी प्रोग्रामिंग का। बट इसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए, फिर विंडोज़ के लिए आया, सबके लिए, मतलब सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आ गया, ठीक है। ऑल दीज आर हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग की फीचर्स क्या होते हैं एक्चुअली? तो पहले होता है सिंपल, मतलब आपको सिंटेक्स वगैरह बहुत ईजी याद हो जाते हैं, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग की सिंटेक्स वगैरह या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी सिंटेक्स वगैरह बहुत ईजी याद हो जाते हैं। बट हम लोग जब किसी को भी सिखाते हैं या किसी को रिकमेंड करते हैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको सी से जाना है। मतलब आपको पहले बेसिक्स क्लियर करना है, मतलब आपको बेसिक्स क्लियर हो गया तो आपको सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल होता है, मतलब ईजी टू यूज़ होता है, हम लोग इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। सेकेंड थिंग होता है, देखो सेकेंड थिंग क्या? मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? मशीन इंडिपेंडेंट मतलब हम लोग डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट है ना कि डिपेंडेंट है। मतलब एक बार मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, एक बार मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया, वही कोड को मैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब मैंने विंडोज़ के अंदर सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग की, कोई एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया, उसको ईजिली मैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, चाहे मैक ओएस हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे यूनिक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग ईजिली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपने सॉफ्टवेयर देखा रहेगा कि आपको आपको मैक के लिए अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर यूनिक्स के लिए, लिनक्स के लिए अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? आपने एक बार कोड को एग्जीक्यूट किया किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, आपने कोड को एग्जीक्यूट किया, वो एग्जीक्यूट ईजिली हर मशीन पे हो जाना चाहिए, हर ऑपरेटिंग सिस्टम से पे हो जाना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज आई टोल्ड यू, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? कोड को ब्रेक करने का काम करता है। कोड को ब्रेक, बड़े बड़े कोड को ब्रेक करके उसको छोटे कोड के अंदर उसको कोड को एग्जीक्यूट करी बड़ा सा टास्क हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। अभी देखो
रिच लाइब्रेरी होती है। अभी रिच लाइब्रेरी क्यों होती है, देखो हम लोग सी प्रोग्रामिंग सीखते क्यों है, मोस्टली अगर सिस्टम डिजाइनर किसी को बनना रहेगा या ग्राफिक डिजाइनर किसी को बनना रहेगा या इमीडिएट सिस्टम के अंदर अपने को कोई अपना करियर बनाना चाहता था तो सी प्रोग्रामिंग यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग वही लोग सीखते हैं, ठीक है। अभी रिच लाइब्रेरी क्या होती है, जैसे मैंने आपको मैथ्स का टीचर और लाइक इंग्लिश का टीचर, ठीक है। अभी इंग्लिश वाले टीचर को इंग्लिश का ही अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, मैथ्स वाले टीचर को अच्छा खासा मैथ्स का ही नॉलेज रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे सेम प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग उसी को करते हैं। जब हम लोग हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर एग्जीक्यूट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे stdio.h लिखते हैं। तो stdio.h के अंदर सिर्फ इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ही आपको फंक्शंस करवा सकते हैं। अगर मुझे स्ट्रिंग या मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन मुझे करना है तो हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज उसके अंदर वो लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे ग्राफिक्स की कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो ग्राफिक्स की लाइब्रेरी को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ही हमारी प्रोग्रामिंग चलेगी, नहीं तो प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी से लाइब्रेरीज होती है, stdio.h, conio.h हो गया, फिर ठीक है, और string.h हो गया, math.h हो गया, graphic.h हो गया, अगर ग्राफिक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, ठीक है। अभी देखो मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे डायनामिकली होती है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे डायनामिकली होती है। अभी मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट जैसे आपको कब मेमोरी को डीलोकेट करना है, कब मेमोरी को एलोकेट करना है, कभी मेमोरी की कितनी साइज चाहिए, कितने बाइट का डेटा स्टोर करवाना है, यहाँ पे वो डायनामिकली होती है, यहाँ पे उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी यहाँ पे फास्ट स्पीड होता है, एग्जीक्यूशन स्पीड ना इसका बहुत फास्ट होता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होता है, बहुत फास्ट यहाँ पे होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं प्रिंटअप और स्कैनअप क्या होता है, स्कैनअप ये क्यों यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंटअप क्या काम करता है, किसी भी चीज़ को कंसोल पे प्रिंट करने के लिए काम करता है, और स्कैनअप क्या होता है, स्कैनअप यूजर से सिर्फ इनपुट लेने का काम करता है, ओके। तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल देखने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर मुझे कोड रन करना रहेगा सी प्रोग्रामिंग का, तो सी प्रोग्रामिंग का कोड रन करने के लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं, या टर्बो सी यूज़ कर सकते हैं, या देव C++ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो प्रोग्रामिंग करेंगे ना, वो देव C++ के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वो डाउनलोड कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हमारे क्रोम के अंदर आ गए, तो देव C++ डाला हमने और हिट एंटर किया, और यहाँ पे देखो देव C++ डाउनलोड यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे टाइमर चलेगा, टाइमर चलने के बाद आपका डाउनलोडिंग होना चालू हो गया। और इंस्टॉलेशन करने के लिए बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट आपको करते जाना है और इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपने सिस्टम के अंदर देव C++ पहले से डाउनलोड करके रखा है। इंटरफेस जब आप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे, लॉन्च करने के बाद आपको इंटरफेस ऐसा मिलेगा, ठीक है। हर टेक्स्ट एडिटर के अंदर जैसे हर फंक्शनलिटीज आपको मिलती है, लाइक फाइल का हो गया, फिर बाद में एडिट का हो गया, व्यू का हो गया, प्रोजेक्ट का हो गया, तो इसके अंदर भी सेम ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो हमने न्यू फाइल अगर सोर्स फाइल क्रिएट करनी है या प्रोजेक्ट बनाना है तो फाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, ठीक है। 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक न्यू फाइल के लिए मिलता है, एक प्रोजेक्ट के लिए मिलता है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और न्यू सोर्स फाइल चाहिए तो न्यू सोर्स फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हमको न्यू सोर्स फाइल चाहिए तो हम लोग न्यू सोर्स फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। न्यू सोर्स फाइल पे जैसे क्लिक किया तो हमारा एडिटर यहाँ पे ओपन हो गया। अगर इसको बड़ा मुझे करना है तो यहाँ पे जाने का, टूल में जाने का, टूल में जाने के बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो फॉन्ट दे रहा है, फॉन्ट देने के बाद इसका मैं 20 कर देता हूँ, फॉन्ट 20 कर दिया मैंने, ठीक है, ओके। ये फॉन्ट बड़ा हो गया। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, पहले हेडर को इंपोर्ट करते हैं। हेडर मतलब हम लोग प्री प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। हमको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो क्या करना है, पहले हमको stdio.h यूज करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो हम लोग हैज़ इंक्लूड stdio.h, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर, और हेडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर और हेडर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं। मतलब आप देखोगे मेन फंक्शन मतलब क्या रहता है, अगर आपने हजार नंबर आपकी लाइन की कोडिंग कर दी बट उसको आपने मेन फंक्शन के अंदर बताया नहीं कि भाई आपको करना क्या है, तो उसको कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। मतलब आपका जो 1000 लाइन का कोडिंग रहेगा वो बेकार जाएगा। मतलब जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स सब डिसीजन लेते हैं, तो जो मेन फंक्शन रहता है, मेन फंक्शन भी आपका सब डिसीजन लेता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंट मेन। यहाँ पे आप यहाँ पे हम लोग वाइड मेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाइड मेन भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे इंट मेन चलेंगे, ठीक है। अगर वाइड मेन आप लिखोगे तो गेट ch यूज करना पड़ेगा, क्या गेट ch यूज करना पड़ेगा, बट हम लोग क्या इंट मेन यूज करेंगे और रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थ्रू आउट प्रोग्राम हम लोग इंट मेन यूज करने वाले हैं, इंट मेन। उसके बाद हमने ब्रैकेट डालते हैं,
और ये ब्रैकेट डालते हैं मेन फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ किसी स्टेटमेंट को कंसोल पे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेटमेंट कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, printf, printf। हम लोग सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलम लगाते हैं। अभी देखो सेमी कॉलम मैंने क्यों लगाया, सेमी कॉलम लगाने का मतलब ये बताया मैंने कि हमारी लाइन कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ठीक है, हमारी लाइन कंप्लीट हो गई, सेमी कॉलम मैंने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0, अगर हम लोग इंट में लिखते हैं तो रिटर्न 0 करना ही करना है, कंपल्सरी नहीं है। अगर ये भी नहीं लिखोगे तो भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो फंक्शन मतलब क्या बोलता है, फंक्शन मतलब क्या होता है, फंक्शन मतलब सिंपल सा होता है, अगर मैं फंक्शन बोलता हूँ तो ये ब्रैकेट रहेगा, अगर मैं फंक्शन बोलता हूँ तो ये ब्रैकेट रहेगा, इसको मेथड भी बोलते हैं। अगर मैं एट्रीब्यूट बोलूँगा सिर्फ ये रहेगा, समझा। फंक्शन और एट्रीब्यूट और या मेथड के अंदर डिफरेंट ये होता है, ठीक है। ओके, ये प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम लोग एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, कंपाइल करेंगे। अभी देखो ये जो मैंने लिखा है ना, एक मिनट पहले फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद session.c हम लोग कर देते हैं, ठीक है, और इसका एक्सटेंशन .c रहेगा, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, ठीक है। अभी देखो ये जो हमने किया है ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर किया है, बट हमारे मशीन को ये नहीं समझेगा, तो हमने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद कौन से लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो गया, 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो मशीन को ये समझ गया कि इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है, जो मैंने प्रोग्राम टाइप किया, मैंने क्या इंस्ट्रक्शंस मशीन को दिया, क्या एग्जीक्यूट करना है, तो इसको ये समझ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। एग्जीक्यूट पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम लोग क्या कंपाइल रन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ओके, कोड हमारा सक्सेसफुल रन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम दिखा रहा है, टाइम एग्जीक्यूशन स्पीड आपका कितना टाइम में लगा, ठीक है, आपका एग्जीक्यूशन कितना टाइम ही वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और हेलो वर्ड यहाँ पे दिखाया। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने स्कैनएफ देखा, ठीक है, अभी हमने क्या देखा, प्रिंटएफ दिखा, ठीक है। अभी हमको स्कैनएफ देखना है, ठीक है। अभी स्कैनएफ हम लोग क्या किस लिए यूज़ करते हैं, स्कैनएफ हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। बाद में हम लोग वेरिएबल्स देखते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी देखो हम एक वेरिएबल्स बनाते हैं, डेटा टाइप बनाते हैं, हम लोग अभी बाद में देखने वाले हैं। सिर्फ हमको यूजर से वैल्यूज लेना है, इसके लिए हमने क्या काम कर रहे हैं, इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, और डेटा टाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग अभी बाद में देखने वाले हैं, डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है। ओके, INT A नाम का एक वेरिएबल दिया, ठीक है, और INT B नाम का एक वेरिएबल दिया, और INT ऐड नाम का एक वेरिएबल दिया। मतलब INT जो यूज़ किया मैंने एक डेटा टाइप है, और वेरिएबल का नाम क्या है, AB, और ऐड है, ठीक है। मुझे क्या यूज़ करना है, प्रिंटएफ यूज़ करना है, सॉरी स्कैनएफ यूज़ करके मुझे आपको दिखाना है स्कैनएफ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। स्कैनएफ का मतलब क्या होता है, यूजर से सिर्फ वैल्यूज लेना आपको, दैट इज जो स्कैनएफ का यूज़ होता है, ठीक है। तो प्रिंटएफ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यूजर से एंटर फर्स्ट नंबर /n। अभी यहाँ पे देखो स्कैनएफ क्या होता है, स्कैनएफ का मतलब क्या होता है, यूजर से वैल्यूज मुझे स्टोर करना है हमारे मेमोरी के अंदर। तो ये CANF हम लोग क्या लिखते हैं, %d हमने लिखा। मैं आपको ये सब बताऊंगा अभी %d क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ऑफ A यूज़ किया मैंने। अभी एंड ऑफ मतलब क्या होता है, एड्रेस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग यूजर से वैल्यूज लेने वाले हैं उसका एड्रेस हम बता रहे हैं कि हमको कौन से एड्रेस पे A वेरिएबल के अंदर जो डेटा मिल रहा है उसको स्टोर करना है, ठीक है। PRINTF एंटर सेकेंड नंबर /n लगा दिया। /n मतलब न्यू लाइन के लिए होता है, मैं आपको ये सब भी बताने वाला हूँ आगे एक्चुअली कैसे वर्क करता है ये सब। स्कैनएफ, अभी B के डेटा को मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो %d मैंने लिखा, कॉमा एंड ऑफ B लिखा। ओके, अभी हम लोग इसको क्या काम करते हैं, सिंपल सा ऐड करने का काम करते हैं। ऐड इक्वल टू A + B को ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। अभी मुझे ऐड के अंदर के डेटा को प्रिंट करना, तो प्रिंटएफ लिखा, और क्या लिखा, %d या एडिशन ऑफ 2 नंबर इज %d लिखा, उसका /n डाल देते हैं। उसके बाद ऐड डाल देते हैं। अभी यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे एंड हमने नहीं लिखा, ठीक है। एंड क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कर लिया है, स्कैनएफ का यूज़ करके वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर लिया है, इसके लिए मुझे यहाँ पे एंड लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। कोड को मैंने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। कोड को मैंने एग्जीक्यूट करता हूँ तो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने यहाँ पे 12 एंटर किया, और सेकंड नंबर भी हमने 12 एंटर किया। ये हम लोग अपने कीबोर्ड से एंटर कर रहे हैं, ठीक है।
एंटर प्रेस किया और कितना आपको मिल गया, 24 एडिशन मिल गया, ठीक है। तो स्कैनएफ का यूज़ करके हम लोग कैसे वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं हमारी मेमोरी के अंदर। वैल्यूज़ को हम लोग मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए स्कैनएफ यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो एंड लिखा है मैंने, ये एड्रेस होता है, मतलब कौन से एड्रेस पे आपको होल्ड स्टोर करना है, जो भी वैल्यूज यूजर से मिल रही है कौन से एड्रेस पे आपको स्टोर करना है। तो एंड का यूज़ करके हम लोग किसी वेरिएबल का एड्रेस हम लोग मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, ओके। ये प्रिंटएफ और स्कैनएफ होता है।